तो अगर आप एक एंड यूजर हैं तो आपको इन 5 पॉइंट्स का खास ख्याल रखना होगा। सबसे पहला पॉइंट, कनेक्टिविटी ऑफ द प्रोजेक्ट। आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जिस भी प्रोजेक्ट को आप चूज करें वहां पर रोड कनेक्टिविटी, मेट्रो कनेक्टिविटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसा अवेलेबल है। क्योंकि जब आप अपने घर में रहते हैं तो रोजमर्रा के जीवन को जीने के लिए आपको अपने ऑफिस जाना होता है, आपके बच्चों को अपने स्कूल जाना होता है और आपके पेरेंट्स को अपना पूरा दिनचर्या निभानी होती है। तो कनेक्टिविटी सबसे पहला फैक्टर है। हमारा दूसरा पॉइंट है हैबिटेशन। देखिए, आप घर ले रहे हैं लेकिन आपको घर से बाहर भी निकलना है, ऐसा नहीं है कि आप अपने घर में रहेंगे। सो इंपॉर्टेंट है कि आपके घर की विसिनिटी, आपके घर का इमीडिएट सराउंडिंग, आपका नेबरहुड इतना डेवलप्ड होना चाहिए कि आपको मार्केट्स की प्रॉब्लम ना आए, आपको सिक्योरिटी की प्रॉब्लम ना आए, आपको पार्क जाने की प्रॉब्लम ना आए। सो डेवलपमेंट आपके विसिनिटी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आप एक डेवलप लोकेशन में अगर घर लेंगे तो आपको उस घर में अपनी जीवन बिताने में काफ़ी आनंद आएगा। पॉइंट नंबर 3, मुझे लगता है जब आप अपना घर लेते हैं तो किसके लिए लेते हैं? अपने परिवार के लिए लेते हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट 2 फैक्टर्स आपके जीवन में, आपके बच्चों की एजुकेशन और आपके बड़ों का हेल्थ केयर। तो मुझे लगता है आपको अपना प्रोजेक्ट एक ऐसी लोकेलिटी में चूज करना चाहिए जहां पर इमीडिएट विसिनिटी में आपके पास अच्छे स्कूल्स अवेलेबल हो, अच्छे कॉलेजेस अवेलेबल हो, साथ ही साथ हेल्थ केयर की सारी सुविधाएं अवेलेबल हो। पॉइंट नंबर 4, आजकल इस एज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए, आपके बच्चों के लिए और आपके पेरेंट्स के लिए? मुझे लगता है हेल्थ। आज कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल के कारण आप समय नहीं निकाल पाते अपने लिए, आपके बच्चे बिजी रहते हैं वीडियो गेम्स में, वर्चुअल गेम्स में, ऑनलाइन गेम्स में, और अनफॉर्चुनेटली आपके पेरेंट्स को अर्बन लाइफस्टाइल के कारण स्पेस नहीं मिलती जहां पर वो जाकर टहल सकें, एक्सरसाइज कर सकें, योगा कर सकें। मुझे लगता है आपके प्रोजेक्ट की चॉइस में एक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज एंड रिक्रिएशनल फैसिलिटीज। मे बी वो आपके प्रोजेक्ट में हो या वो आपके प्रोजेक्ट की विसिनिटी में हो। आपको ऐसी जगह घर लेना चाहिए जहां पर जिम्नेजियम अवेलेबल हो, योगा सेंटर्स अवेलेबल हो, रिक्रिएशन सेंटर्स अवेलेबल हो, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए और आपके पेरेंट्स के लिए। पॉइंट नंबर 5, सबसे ज्यादा कष्टदायक, सबसे ज्यादा आरामदायक और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, मेंटेनेंस ऑफ द प्रोजेक्ट। देखिए, जब हम एक घर लेते हैं तो हम खाली वो घर नहीं लेते, हम उस घर के साथ बाय करते हैं उस कम्युनिटी को। हमें अपने घर से बाहर निकलना होता है, हमें अपने प्रोजेक्ट के पार्क्स में जाना होता है, हमें अपने प्रोजेक्ट के क्लब हाउसेज में जाना होता है, हमारे बच्चों को उस प्रोजेक्ट के स्विमिंग पूल को एंजॉय करना होता है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हम किसी ऐसे प्रोजेक्ट में घर लें जिस डेवलपर का ट्रैक रिकॉर्ड अपने घर को, अपने प्रोजेक्ट को अपने घर की तरह मेंटेन करने का रहा हो। आपको एक ऐसे बिल्डर को चूज करना है जिसके प्रोजेक्ट को डिलीवर हुए 2 साल, 5 साल, 10 साल हो चुके हों और आपने देखा हो कि लगातार उसने, भले ही वो प्रोजेक्ट वो बेच चुका है लेकिन मेंटेनेंस में कोई कमी नहीं आने दी है। इसलिए हम लोग को चूज करने होते हैं ब्रांड्स, बिकॉज जो भी ब्रांड है उसके लिए ऐसे प्रोजेक्ट बेच के मुनाफा कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि अपने ब्रांड वैल्यू को भी अप टू रखना इंपॉर्टेंट है। सो यहां पर हमें देखना है कि जब हम कोई सोसाइटी लें, आप सोचिए आप अपने घर में जा रहे हैं, आपके गेस्ट आ रहे हैं, आप सोसाइटी से एंटर करते हैं और आपको दिखता है सोसाइटी में सिक्योरिटी नहीं है। आप एंटर करते हैं, आपको दिखता है कि जो सोसाइटी का सेंट्रल पार्क है वहां पे घास नहीं है। आप जाते हैं क्लब हाउस में, आपको लगता है कि आपके बच्चे स्विमिंग एंजॉय करें, टेबल टेनिस खेलें, स्क्वॉश खेलें, लेकिन वहां पर टेबल्स मेंटेन नहीं है, पूल का पानी साफ नहीं है, फिर आप क्या लाइफ जिएंगे? सो इट्स नॉट इंपॉर्टेंट कि आप मकान लें, आप घर ले रहे हैं। तो मकान और घर का डिफरेंस यही है कि आपको रहने में मजा आए, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़े। तो मुझे लगता है आपको एक ऐसा प्रोजेक्ट चूज करना चाहिए जहां पर मेंटेनेंस ऑफ द कंपाउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं फॉर द इन्वेस्टर्स। अगर आप इन्वेस्टर्स हैं तो अगेन ये 5 पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे ही आपके मुनाफे या नुकसान की परिभाषा बदलेगी। पॉइंट नंबर 1, लोकेशन। एज एन इन्वेस्टर आपको सबसे पहले देखना है कि जिस प्रोजेक्ट को आप चूज कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट की लोकेशन कैसी है। क्या फैक्टर्स आपको ध्यान में रखने चाहिए अपने प्रोजेक्ट की लोकेशन को चूज करते हुए? सबसे पहला फैक्टर, आपको एक ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है जिसकी विसिनिटी में, जिसकी सराउंडिंग में एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल हो। एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स तभी प्रॉफिटेबल होगा जब वहां पर हैबिटेशन आएगी, और हैबिटेशन लाने के लिए 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है। अगर आप एक होम बायर होते तो आपके लिए 3 प्रायोरिटीज क्या होती? आपकी पहली प्रायोरिटी होती एम्प्लॉयमेंट। आप चाहेंगे कि आपका ऑफिस जहां पर हो उसके आसपास आप घर लें, या आप जिस इंडस्ट्री में काम करते हैं, सब उसके लिए आप आईटी इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो आप चाहेंगे आप एक ऐसी विसिनिटी में घर लें जहां पर काफी सारी आईटी कंपनीज हो कि कल अगर आप मूव भी करते हैं तो आप किसी दूसरे आईटी कॉम्प्लेक्स में जॉब लें। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है एजुकेशन। हम लोग अपने लिए जीते हैं लेकिन अपने से ज्यादा अपने बच्चों के लिए जीते हैं। तो अगर हम लोग ऐसा घर चूज करें जिसके आसपास काफी स्कूल कॉलेज अच्छे हों तो मुझे लगता है वहां पर रेट्स बढ़ने के चांसेस ज्यादा हैं, बिकॉज एज एन इन्वेस्टर आपकी प्रायोरिटीज अलग हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपको वो इन्वेस्टमेंट
देनी है एक एंड यूजर को, तो हमें एंड यूजर की प्रायोरिटीज को ध्यान में रखना होगा। जहां पर एंड यूजर्स की प्रायोरिटीज ऊपर होंगी और उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की सप्लाई लिमिटेड होगी और डिमांड ज्यादा होगी, वहीं आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल होगी। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे पेरेंट्स, उनकी हेल्थ केयर। सो एम्प्लॉयमेंट आपके लिए, एजुकेशन आपके बच्चों के लिए और हेल्थ केयर आपके पेरेंट्स के लिए। अगर किसी भी रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स की विसिनिटी में ये तीन चीजें अबेंडेंस में अवेलेबल है, तो मुझे लगता है कि उनकी सप्लाई लिमिटेड होगी और डिमांड अनलिमिटेड, और ये दोनों ही फैक्टर्स आपके लिए फेवरेबल होंगे और आपको अपने प्रॉपर्टी पे काफी मुनाफा मिलेगा। पॉइंट नंबर 2, लोकेशन के बाद क्या? लोकेशन के बाद ब्रांड। ब्रांड क्यों इंपॉर्टेंट है? हो सकता है आप एक बहुत ही की लोकेशन में इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस डेवलपर के साथ इन्वेस्टमेंट करें उसका पास रिकॉर्ड अच्छा ना हो, या वो इनएक्सपीरियंस हो और वो कुछ गलतियां कर दे अपने प्रोजेक्ट की डिलीवरी में। कहीं ना कहीं आपके इन्वेस्टमेंट में आपको नुकसान होने के चांसेस काफी ज्यादा रहेंगे। बिकॉज अगर कोई ब्रांड है और उसका एक्सपीरियंस है, सो एक वो अपने एक्सपीरियंस से कम गलतियां करेंगे, बिकॉज परफेक्शन इज नॉट अवेलेबल इन दिस वर्ल्ड, वी ऑल अंडरस्टैंड। हो सकता है परफेक्शन ना मिले, लेकिन नियर टू परफेक्शन इज व्हाट वी एम टू अचीव। सो अगर आप एक ब्रांड की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल हम टाटा की बात करते हैं या हम गोदरेज की बात करते हैं, वी ऑल अंडरस्टैंड कि टाटा और गोदरेज इतने बड़े ब्रांड्स हैं और वो इतने डिफरेंट वर्टिकल्स पे प्रोजेक्ट्स और प्रोडक्ट्स लेकर आते हैं कि वो अपने किसी भी वर्टिकल में अपनी क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, बिकॉज एक वर्टिकल में क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करने से उनकी पूरी ब्रांड वैल्यू हैम्पर होती है। सो यहां पर आपको किसी बड़े ब्रांड के साथ जाना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ बड़े ब्रांड के साथ जाएं, आप लोकली परफॉर्म डेवलपर्स के साथ भी जा सकते हैं जिन्होंने लोकली आपके एरिया में काफी अच्छी डिलीवरी दी हो। सो मुझे लगता है ब्रांड से हमें सिर्फ कॉर्पोरेट ब्रांड्स की तरफ नहीं जाना चाहिए, ऐसे ब्रांड्स की तरफ भी हम जा सकते हैं जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बेहतर रहा हो इन टर्म्स ऑफ डिलीवरी, मेंटेनेंस एंड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। पॉइंट नंबर 3, वैल्यू फॉर मनी। हालांकि आपको लग रहा होगा मैं तो इन्वेस्टर हूं, वैल्यू फॉर मनी की मुझे क्या जरूरत है, ये तो एक एंड यूजर के लिए है जिसको प्रॉपर्टी यूज करनी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। एज एन एंड यूजर आपके लिए वैल्यू फॉर मनी क्या मायने हैं? आपके लिए वैल्यू फॉर मनी के मायने हैं आपके एंट्री ऑफ द इन्वेस्टमेंट के टाइम पर क्या वो प्रॉपर्टी सही वैल्यूड है। बिकॉज देखिए, वैल्यूज नीचे या ऊपर जाएं, एज एन इन्वेस्टर आपको कोई फर्क नहीं पड़ना, फर्क पड़ना है आपको आपकी एंट्री पे। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल कोट करता हूं नोएडा में जेपी ग्रीन्स का। जेपी ग्रीन्स 2008-2009 में एक बहुत ही एम्बिशियस टाउनशिप लॉन्च हुई थी 1162 एकर्स में। लोगों ने उस समय उस टाउनशिप में इन्वेस्टमेंट करी एट अ प्राइस पॉइंट ऑफ 4,800 टू 5,500। प्रॉपर्टी काफी अच्छे तरीके से राइज करी और उसके रेट्स आए करीब 7,000 से 8,000 रुपए पर स्क्वायर फीट। अनफॉर्चुनेटली प्रॉपर्टी में डिबैकल हुआ, डिलेज हुए, ग्रुप का फॉलोआउट हुआ और रेट्स काफी नीचे चले गए। अब यहां डिपेंड ये करता था कि आपकी एंट्री और एग्जिट कब हुई। अगर आपने एंट्री करी 4,800 पे और आपने एग्जिट करा 5,800 से लेके 7,000 पे, तो आपको मुनाफा हुआ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आपने 7,000 पे वैल्यू पे एंटर करा और आज वो वैल्यू नीचे आ चुकी है, तो आपको नुकसान हुआ। तो डिपेंड करेगा आपका एंट्री और एग्जिट। इसलिए मैं कहता हूं कि वैल्यू फॉर मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी इन्वेस्टर, कि जिस प्रोडक्ट या जिस कमोडिटी या जिस इंस्ट्रूमेंट में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एट द टाइम ऑफ योर एंट्री टू द इन्वेस्टमेंट उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू शुड बी प्रॉफिटेबल फॉर यू। पॉइंट नंबर 4, एग्जिट टाइम। आई थिंक हर इन्वेस्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इन्वेस्टमेंट तो मैंने आज कर दी, प्रॉफिट के साथ कब मुझे निकलना चाहिए और कितनी जल्दी मुझे इससे निकलने का मौका मिलेगा और कितने ज्यादा मुनाफे के साथ। तो इसके लिए अगेन वो सारे फैक्टर्स हैं। अगर आप पहले 3 फैक्टर्स पे ध्यान दें, लोकेशन, ब्रांड एंड वैल्यू फॉर मनी, तो आप किसी भी पॉइंट पे एक अच्छा एग्जिट ले सकते हैं। आप शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म तीनों के लिए एक अच्छे इन्वेस्टमेंट को चूज कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 5, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। मुझे लगता है कि इन्वेस्टर के लिए सबसे फेवरेबल टर्म यही रही है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि मैं कितने पैसे लगाकर कितना मुनाफा कमाऊंगा, परसेंटेज में मेरे को कितना मुनाफा होगा। बैंक एफडी में 7% मिलता है, एनएससी में 8% मिलता है, म्यूचुअल फंड्स में 12% मिलता है, रियल एस्टेट मुझे क्या देगी। तो डेफिनेटली आरओआई बहुत इंपॉर्टेंट है। आरओआई के अगेन वो फैक्टर्स हैं। अगर आप पहले 4 पॉइंट्स के ऊपर ध्यान से सोचकर अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको बेटर आरओआई निकलेगी। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आरओआई की टारगेट्स को बहुत ही रियलिस्टिक रखें, बिल्कुल भी अनरियलिस्टिक ना सोचें। अल्टीमेटली रियल एस्टेट के हिस्टोरिक फिगर्स देखिए, जिस रीजन में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस रीजन के लास्ट 5 साल के हिस्टोरिक डाटा को आप साथ में देखिए, और उस रीजन में क्या क्या डेवलपमेंट अभी आने वाली है, गवर्नमेंट की क्या क्या पॉलिसीज उस रीजन के ऊपर इंपैक्ट करती हैं, यह देखना आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट है। किसी भी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में आप सालाना 12 से 15% तक का इंक्रीमेंट की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। कोई बहुत ही मेजर ब्रेकडाउन होता है तो ये फिगर्स बढ़ जाती हैं, बट अमूमन हमने देखा है कि साल की 12 से 15% तक के रिटर्न्स आपको रियल एस्टेट में मिल जाते हैं। स्टैग्नेटेड मार्केट्स में, वो मार्केट जो काफी समय से डेवलप्ड है, जैसे हम दिल्ली की बात करें, क्नॉट प्लेस, जीके,
या साउथ एक्स, तो इन मार्केट्स के अंदर साल का 6 से 7% तक की बढ़ोतरी होती है, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एंड द ट्रांजैक्शंस दैट टेक प्लेस। चाहे आप एंड यूजर हो या इन्वेस्टर, अगर आप इन 5 पॉइंट्स का खास ख्याल रखेंगे तो ये मेरा दावा है कि आप कभी भी नुकसान का मुंह नहीं देखेंगे और सिर्फ फायदा ही फायदा आपको मिलेगा।